बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। इससे पहले हम पीपल्स पार्टी की सियासत और मुस्तकबिल में वो क्या फ़ैसले मुमकिन तौर पर ले सकते हैं, या तो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दिया जाए, या फिर कुछ मुख्तलिफ किया जाए, या फिर शहबाज शरीफ साहब को बाय बाय कह दिया जाए। ये पीपल्स पार्टी की सियासत पे हमने बात की। उसके अलावा हमने जो है वो इमरान खान साहब जेल में बैठ के क्या सोच रहे हैं उस पर बात की। लेकिन इसी सीरीज का जो तीसरा एपिसोड है वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि भाई बड़े मियाँ साहब क्या सोच रहे हैं। बड़े मियाँ साहब क्या लंदन में एक्टिव होने जा रहे हैं? बड़े मियाँ साहब जो हैं वो सुनी दिए थी कि यहाँ से बेलारूस जाएंगे, लंदन में जाके सियासी तौर पर एक्टिव होंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे, फिर जलसों की सीरीज़ है और वो एक्टिव होंगे क्यों? पहली बात तो ये है, क्यों एक्टिव होना उन्होंने? भतीजी सॉरी बेटी चीफ मिनिस्टर है, भाई वज़ीर आज़म है, एक्टिव होने की ज़रूरत क्या पेश आ गई है? आखिर क्या वो मुख्तलिफ चाहते हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के हवाले से? क्या फ़र्क डालना चाहते हैं? क्या उन्हें कोई एहसास है, एहसास ज़ियां हो रहा है? उन्हें लग रहा है कि भाई बड़ा नुकसान हो रहा है, अगला इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों वो एक्टिव होकर अपना रोल प्ले करना चाहते हैं? क्या वो अगली मर्तबा के लिए फिर से खुद को रेलेवेंट करना चाहते हैं? क्या वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई ग्राउंड तैयार करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि वो पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट ले चुके हैं, बस वो एमएनए हैं, सीट उन्होंने रखी हुई है, वो एक नंबर पूरा किया हुआ है बस, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो फिर ये क्या हो रहा है और मियाँ साहब के जहन में क्या चल रहा है? तो ईसा साहब, हमने बिलावल साहब के जहन का और या उनकी ग्राउंड पर मुश्किलात का तो अंदाज़ा कर लिया, इमरान खान की भी। ये बड़े मियाँ साहब हुकूमत में होते हुए भी, पंजाब में भी हुकूमत है, मरकज़ में भी हुकूमत है, फिर भी बेचैनी का शिकार है। क्यों? देखें, ये जो इस्लामाबाद का मशहूर ज़माना मैरियट होटल है ना, देखा हुआ आपने, आप जाते आते कभी कभार, हाँ, उसके बिल्कुल सामने खैबर पख्तूनख्वा हाउस है। बिल्कुल है। उसमें एक वज़ीर आला की एनेक्सी है। उस एनेक्सी का एक लोहे का दरवाज़ा है, जो खुफिया दरवाज़ा है, जो पीछे वाला दरवाज़ा है, जो चोर दरवाज़ा है, जहाँ से कहानी ये आई थी कि अली अमीन गंडापुर फरार हो गए थे। सही है। और फिर वो 12 अजला की पुलिस उनको नहीं ढूंढ पाई, और वो कहाँ से होते हवाते अचानक से नमूदार हुए असेंबली में और नारे लग गए और उन्होंने तकरीर कर दी। तो वो जो एनेक्सी का दरवाज़ा है ना, चोर दरवाज़ा, मियाँ साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून का चोर दरवाज़ा है। अच्छा। और ये चोर दरवाज़ा बेसिकली रखा गया ये है एग्जिट करने के लिए रखा गया या दाखिल होने के लिए? कहीं देखें, आइडियल सिचुएशन है किसी भी शख्स के लिए, किसी भी सियासी जमात के लिए, जो हमारी सियासी जमातों का कैरेक्टर है ना अंदर, जो उनका मेटल है, जिस मैटर से वो बने हुए हैं, वो आइडियल सिचुएशन है उनके लिए कि यार आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम होगी, नहीं देनी आवाम को, खा लो रख लो, कोई हिसाब किताब है भाई, वो गंदुम नहीं खरीदनी, कोई परवाह नहीं है भाई। सियासतदान जिसने सियासत करनी हो वो तो एक एक कदम फूंक के रखता है उसको अपने यानी कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मेरा तासुर क्या है, ये बहुत मैटर करता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये आइडियल सिचुएशन है कि इट डज नॉट मैटर कि अवाम की बिजली का बिल, उस पे 13-14 टैक्सेस कहाँ जा चुके हैं। गैस का बिल जो 100 रुपए आता था वो 1300 रुपए पे जा चुका है गुज़श्ता 3 साल में। 3 साल में 1300% इंक्रीज हो गया है। बट दे आर कंफर्टेबल। वाई? साइंस हाथ है, पावा तगड़ा है, पीर तगड़ा है, घर आ जाने के कोई खदशा नहीं है। उसके बावजूद जब आप एक एग्जिट स्ट्रेटजी बनाते हुए नजर आ रहे हो ना, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। मैं आपको बताता हूँ नहीं, मगर ये एग्जिट स्ट्रेटजी कैसे है? पहले तो ये सवाल है कि भाई आखिर को कल को कहीं चीजें धबड़दूस हो जाएं। नहीं तो ये, मुझे तो ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा री एंटर करने की पॉलिसी बना रहे हैं। नहीं, अभी तो क्या है, अभी तो ये है कि सफ़ा एक नहीं, किताब एक नहीं, लाइब्रेरी एक है, सेम लाइब्रेरी जिसमें मौजूद हर किताब जो है उसमें इत्तफाक राय मौजूद है। तो नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट इदारे, उनके दरमियान कहीं कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। एक जबरदस्त किस्म की नून लीग से मुराद अगर तो नवाज शहबाज शरीफ है, फिर तो आपकी बात ठीक है, जो हुकूमत में है नून लीग ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखें, पहली बात तो ये कि अभी नून लीग क्या कर रही है, नून लीग ने क्या
मैं शायद नंबर आगे पीछे कर जाऊं, लेकिन अंदाजन बता देता हूं, 5 दर्जन 60 मरतबा मेरा ख्याल है 8 फरवरी 2024 से आज 20 अप्रैल 2025 तक कम से कम 60 मरतबा नून लीग ने एक खबर मीडिया को फीड की है और चलवाई है कि मियाँ साहब सियासत में एक्टिव होने जा रहे हैं। मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब ऐसे हैट उतारेंगे, उससे कबूतर निकाल के दिखाएंगे, सब रेडी हो जाए, अब मियाँ साहब जादू करके दिखाएंगे। अब मियाँ साहब ने जनाब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाना है, अब मियाँ साहब ने फला करके दिखाना है, अब मियाँ साहब ने जल्द से जुलूस करने हैं। वज़ीर आला हाउस में एक स्पेशल दफ्तर बन रहा है, वहाँ से बैठ के मियाँ साहब जो है वो मीटिंग्स किया करेंगे, मियाँ साहब ये करेंगे, मियाँ साहब वो करेंगे। मियाँ साहब अभी तक आप देखें, मैंने नहीं देखा मियाँ साहब ने ट्विटर के ऊपर, आपको पता है कि इंडिया के हवाले से, बूदी के हवाले से, अपने कुछ एक्स कॉलीग्स के इस दुनिया से गुजर जाने के हवाले से और कुछ मौज़ूआत के ऊपर ट्वीट्स किए हैं। मियाँ साहब ने 9 मई पे कोई ट्वीट नहीं किया, मियाँ साहब ने 26वीं आईनी तरमीम पे कोई ट्वीट नहीं किया, मियाँ साहब ने और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उन्होंने क्रेडिट या वो थोड़ा सा उन्होंने एक डिस्टेंस किया हुआ है। और जैसे ही अभी मियाँ साहब लंदन गए हैं ना, लंदन गए, मैं आपको ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, एक आबिद शेर अली को आप देखते हैं कि वो बैठे में हैं। फैसल वावडा, आपको मैं बताऊँ, माजी में फैसल वावडा, रऊफ़ क्लासरा साहब का शो था, वो जो चैनल बंद हो गया है, आप जहाँ पे आप भी गए थे, नहीं जहाँ आप गए थे कुछ वक्त के लिए, टैलेंट, वहाँ पे रऊफ़ क्लासरा साहब भी प्रोग्राम करते थे। उनके मेरा ख्याल है शो में फैसल वावडा गए थे और फैसल वावडा ने कहा था कि बड़े मियाँ साहब और मरीम नवाज साहब, भाई उनके अल्फाज थे, थोड़ा बहुत रद्दो बदल हो जाएगा, तकरीबन कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन असल में गुफ्तगू उन्होंने यही की। उन्होंने कहा था कि बड़े मियाँ साहब और मरीम नवाज साहिबा के पास एक ही रंग की पॉलिश है, वो मखसूस जूते चमका सकते हैं। ये किसने कहा था? फैसल वावडा ने। और छोटे मियाँ साहब के पास न्यूट्रल पॉलिश है, वो हर किस्म का जूता चमका सकते हैं। ये फैसल वावडा के अल्फाज थे, कोट एंड कोट, नॉट माइंड। और उस फैसल वावडा को नून लीग जवाब देने की जरूरत नहीं करती थी। उस फैसल वावडा के खिलाफ अगर तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई शुरू होती थी तो तेल लगा के बालों के ऊपर डाई करवा के, सुरमा लगा के, परफ्यूम लगा के, वेस्ट कोट कलफ वाले कपड़े पहन के, लाइन बना के ये इज़हार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते थे। उस फैसल वावडा को जवाब दिया आबिद शेर अली ने, और आबिद शेर अली ने तबाही निकाल दी। हाँ ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे जो आप इससे पहले कि आप ये कुछ सुनवाना चाह रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मियाँ साहब है ना, ये नून लीग का अब कोई सेलेबल प्रोडक्ट नहीं रहे। अच्छा, मैं उसकी देखें, आपको याद होगा 97 के बाद जब बीबी साहिबा एग्जाइल में गई तो एक वक्त आया कि पीपल्स पार्टी बड़ी कमज़ोर हो गई। इवन 97 के इलेक्शन में ही हमारे सामने रिजल्ट आया तो पता चला कि पीपल्स पार्टी तो ख़त्म है। उसके बाद वो एग्जाइल में चली गई। लेकिन 2004-05 के बाद हाइप बनना शुरू हुई। किस नुक्ते पर? बीबी वापस आ रही हैं, बीबी वापस आ रही हैं, बीबी वापस आ रही हैं। अच्छा, वो हर तरफ बैठ के जहांगीर बदर साहब, बाकी लोग ये कहते थे कि बीबी वापस आ रही हैं। क्यों वो कहते थे? क्योंकि बीबी एक दफ़ा पहले वापस आई थी 86 में, तो लग पता गया था, और उस वक्त डिक्टेटर की हुकूमत थी, लेकिन बीबी ने आके सबको लिटा लिया था। तो बीबी वापस आ गई और फिर बीबी वापस आई, और आई तो इस धड़ल्ले के साथ, दूसरी मरतबा भी पूरे धड़ल्ले के साथ आई कि उन्होंने आके डिफरेंस डाला। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब, एक दफ़ा तो चले उस वक्त वापस आए थे ना साथ में, लेकिन इस मरतबा जब हम 3 साल से सुन रहे थे नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, वो आएंगे तो देखना क्या हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। फिर नवाज शरीफ साहब वापस आए। एक तो उनका मीनार पाकिस्तान में जलसा करने सुनने कोई नहीं गया। वो जब उन्होंने जैसे गए थे जो लोग, वो भी पता है, वो देखे कबूतर, ओहो वो जलसा, मियाँ साहब को तो एयरपोर्ट से 1986 की तरह एयरपोर्ट से रिसीव करना था। काफिले का एक सिरा मॉल रोड पे होना था, दूसरा एयरपोर्ट पे होना था, लेकिन चूंकि लोग ही नहीं थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हेलीकॉप्टर से इनको मीनार पाकिस्तान पहुंचाया जाए। मीनार पाकिस्तान में मरियम नवाज ने कहा कि मोबाइल की लाइटें जलाओ किसी ने लाइटें नहीं जलाई, वो बेचारी सुबकी हुई। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नींद आ रही है, थक गए हो। लेकिन उसके बाद कबूतर भी जाली तरीके से नीचे से छोड़ने पड़े। तो मियाँ साहब को उसी वक्त समझ आना चाहिए था कि भाई मैं अब एक सेलेबल प्रोडक्ट नहीं रहा, मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। शौकत
हम क्या शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा जमाना चला। तो मियां साहब का जमाना चला गया है, ये उनको मान लेना चाहिए। अब ये बार बार कहते रहना कि मियां साहब आ रहे हैं, मियां साहब सियासत शुरू कर रहे हैं, मियां साहब ये है वो है। मुझे मियां साहब की, और मियां साहब आज एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन के खड़े भी हो जाएं, मेरा ख्याल है लोग वो जाली शेर आया वाली कहानी होगी, लोग कोई नहीं यकीन करेंगे। एंटी एस्टैब्लिशमेंट, अच्छा इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ, और फिर मैं आपको किस्सा भी सुनाता हूँ। बड़े भाई साहब मूसा नकवी साहब जो हैं वो अभी फिलिपाइन गए हुए थे, वो वहाँ से वापस आए हैं, और वो जो एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की उसने मेरा दिमाग में ना एक दफ़ा घुमाया। अब पीका किसके ऊपर लगेगा ये भी फैसला कर लेते हैं। पहले आप सुने देखें, साद रफ़ीक साहब ने जब मियाँ साहब वहाँ पर हैं और नून लीग ये खबरें कर रही है कि मियाँ साहब इनकलाब, वोट को इज्जत दो, दोबारा वापसी 2.0 फलां होने वाला है, ये कुछ गुफ्तगू फरमाते हैं। 2 मिनट की गुफ्तगू है, ज़रा तसल्ली से सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने अभी इसको 1.5 की स्पीड पे एक्सपीरियंस किया है। लोगों को समझ नहीं आएगी, बहुत से लोग ऑलरेडी वीडियो 1.5 पे सुन रहे होंगे, उनके लिए जब ये 1.5 होगी तो बहुत तेज हो जाएगी। सुन लें। बदकिस्मती से अफसोस ये है कि माशाअल्लाह ने दबाई थी, और जो सिविल रूलर्स थे उन्होंने तवज्जो नहीं दी। एक आदमी ने तवज्जो दी, मियां नवाज शरीफ ने। डॉक्टर मालिक बलोच साहब जब कामयाब होने लगे, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने बात की बात, वरना शायद मसला हल हो जाता। उसी तरह जैसे मियां नवाज शरीफ ने वाजपेयी को लाहौर बुलाया था, बात बढ़ गई थी और करीब था कि इंडिया के साथ कोई अरेंजमेंट हो जाता बाइज्जत ऑनरेबल, तो खित्ते में जंग खत्म हो जाती, कश्मीरियों की भी गुलामी से जान छूटती। लेकिन मुशर्रफ साहब ने कारगिल में जाके चढ़ाई करके सारा काम खराब कर दिया, सबकाज कर दिया। यही अब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बोलते नहीं है, क्या बोलते, कितना बोले, क्या कुछ करे, जब फोन के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं तो पांव काट दिए जाते हैं। नवाज शरीफ ने वोटर रिकॉर्ड नहीं करवाया, नवाज शरीफ ने इनको पास पीस प्रोसेस नहीं चलाया। बताएं, क्या नवाज शरीफ ने एक क्रूशल टाइम पे पाकिस्तान को ऐसी ताकत बनाने का बतौर वजीर आज़म फैसला नहीं किया? और लातादाद चीजें उनके क्रेडिट में, पर जब उन्होंने कदम आगे बढ़ाया उनकी टांगें खींची गई, और आज का दिन आ गया। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर सूबे को हकूक मिलने चाहिए, हर प्रेसिडेंटिंग यूनिट का मशवरा शामिल होना चाहिए, हर वफाकी इकाई को मुशावी तरक्की का हक हासिल है। हम बने किसी तौर पे किसी गैर जमहूरी अमल की हमायत नहीं करेंगे, न करते हैं। अब सुने, ये हम एज इट इज मैंने दुरुस्त तस्लीम कर लेते हैं। ख्वाजा साहब, अगरचे मेरी राय बहुत सारे जो क्रेडिट उन्होंने गिनवाए हैं और बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों की राय इससे मुख्तलिफ है, जो अब शायद मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, ये जाके वापस आ चुके हैं। वो बड़े किस्से सुनाते हैं इसमें कि वो चाहे एटमी धमाके हों, चाहे मुख्तलिफ मामलात हों। हम इस बात को मान लेते हैं कि ख्वाजा साद, लेकिन मसला ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जिस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एज अ प्रोडक्ट, एज एन एंटिटी देख लें। बड़े भाई साहब फिलिपाइन गए, वहाँ से वापसी पे वो सुवेनियर्स जैसे लेकर आते हैं कॉलीग्स के लिए, वो कुछ तस्वीर कुछ इस किस्म की वहाँ की ना, वो ख़ास किस्म का प्रिंट होता है, वो हाथ से बनी हुई और किस्म की, अच्छा मुझे उतनी इसकी तफसील भी नहीं पता, लेकिन वो कुछ तस्वीर ले आए और उनको फ्रेम्स के साथ लाया नहीं जा सकता था, सामान की गुंजाइश नहीं होती, तो उनको अब फ्रेम करवाना, आमतौर पे यहाँ लोग यहाँ लाके फ्रेम, अब वो लेदर के ऊपर बेसिकली बनी हुई थी ना, तो अब उनको फ्रेम करवाना था। वो फ्रेम करवाने के लिए मैं और बड़े भाई साहब ढूंढने लग गए कि यार कहाँ से फ्रेम करवाना। उन्होंने कहा यार कमेटी चौक पे है, कोई सुना है वहाँ पे जाके ना इसका टेलर मेड फ्रेम जो है ना, तो वो हम करवाने के लिए, तो वहाँ पे वो पुराना इमाम बारगाह चिट्टी हटियाँ, उसके बाहर हमने गाड़ी लगाई, वहाँ से हम पैदल जनाब चलते हुए आए, सामने वो ताज सन्स और दूसरी किताब में वो वहाँ पे गए, उनसे पूछा कि यार यहाँ पे कोई है, कोई फ्रेम वाला बैठा भाई, ये फ्रेम करवानी है। वो यार यहाँ से ना थोड़ा सा आगे जाएं, अब मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा, पता नहीं हुकूमत उसके पास पहुँच ही ना जाए, जो मैं किस्सा वैसे आपने बता दी है सारी लोकेशन। अच्छा बहरहाल वो उसके कहीं आसपास हम घूम घाम के थोड़ा सा वो कर लेना, घूम घाम के वहाँ से कहीं करीब ना, आप एक दुकान पे पहुँच गए, हम एक दुकान पर पहुँच गए फ्रेम वाली ना, तो वो फ्रेम वाली दुकान पे मैं पहुँचा, तो वहाँ पर जाहिर है कि जिस तरीके से एक कोई भी
फ़ोटो स्टूडियो और फ्रेम्स वाली दुकान होती है, उसके पास फिर फ्रेम के सैंपल्स भी लगे हुए होते हैं, तस्वीरें भी लगी हुई होती हैं। तो मैंने देखा कि जहाँ पर उसका कंप्यूटर पड़ा वहाँ पे नीचे एक बड़ा सा पोर्ट्रेट पड़ा हुआ है इमरान खान का, ठीक है। कैदी नंबर 804। फिर मैंने नज़र दौड़ाई, एक और कोने में मुझे एक और तस्वीर नज़र आई इमरान खान की। जब मैं उसके करीब चला गया, मैंने कहा यार इसके पीछे पॉलिटिकल लीडर्स की तस्वीरें होंगी ना। मैंने उठाया, देखा, नहीं मिली मुझे। मैंने उनसे कहा, साहब से जिनकी दुकान है, मैंने कहा आपके पास कायदे इनकलाब की तस्वीर नहीं है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा आप किसे कायदे इनकलाब कहते हैं? वो उनके जवाब से मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग। मैंने कहा कायदे इनकलाब तो एक ही है। उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने कहा है। मैंने कहा किधर है? उन्होंने कहा मेरे कंप्यूटर में। मैंने कहा कंप्यूटर में क्यों है, बाहर क्यों नहीं रखी हुई? उन्होंने कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं कि लोग मेरी दुकान तोड़ दें, मेरे पास से खरीदना छोड़ दें? अच्छा, मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मैं जेन्युइनली इस तरीके से बात कर रहा था जैसे मैं नून लीग का एक सपोर्टर हूँ, तो वो इस बात की भी परवाह नहीं कर रहा कि मैं उसके ऊपर कोई इस बात के ऊपर कुछ बोल दूंगा। मैंने कहा आपका ताल्लुक पीटीआई से है यकीन। उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी पिपला हूँ, मेरा बाप भी पिपला था, जियाला था, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में शेख रशीद को वोट नहीं दिया, कभी मैंने फ़लाँ को नहीं दिया, फ़लाँ को नहीं दिया, मैं तो हमेशा से मेरे घर वाले। मैंने कहा फिर ये क्या है? उसने कहा कि भाई ये मेरा कारोबार है, मैं अगर आप बिरयानी खाने के शौकीन हैं और मैं यहाँ पर दाल की हट्टी लगा लूँगा तो कम से कम आप मेरे पास नहीं खाएंगे। कहते मैंने उससे पूछना शुरू किया। मैंने उससे कहा कि यार आपने पिछले 3 सालों में ये तो बताएं ना, आपने पिछले 3 सालों में मरीम नवाज साहिबा की, शहबाज शरीफ की, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, इमरान खान की, किसकी कितनी तस्वीरें बेची हैं? भाई साहब 3 सालों के मैं आपको कारकर्दगी बता रहा हूँ। उसने कहा कि भाई मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस बंदे के बकौल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के और इमरान खान के अलावा कोई तस्वीर नहीं बेची। मैंने कहा क्या बात करें? कहते जुल्फ़िकार, मैंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की? कहते यार सिंध से एक बंदा आया था, वो मेरे से 22,000 रुपए की सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीरें लेके को पक्का जियाला टाइप था। मैंने कहा सबसे बड़ा ऑर्डर? उसने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान से बंदा आया था, 40,000 की इमरान खान की तस्वीरें लेके गया था। उसने कहा यार देखिए मेरा ना ये काम है, हम ना आज अभी तो हमारा वो उस तरह का काम नहीं है, माजी में हम फोटोग्राफर भेजा करते थे, वो शादियों पे तस्वीरें उतारता था। कहते कि अब ना हमारे पास शादियों की लोगों की तस्वीरें आती हैं, लोग कहीं पर हमें वो जो डिजिटल वो उसकी भेजते हैं और उसके प्रिंट आउट्स करने होते हैं, तो उसमें दरमियान में इमरान खान की तस्वीरें एडजस्ट करवाते हैं। तो बेसिकली अब मैंने कहा यार आपको मैं ये बात अगर कहीं कर दूं, उसने कहा यार आप कर दें। मैंने कहा यार मैं नहीं चाहता कि आपकी दुकान कोई और तोड़ दे, लेकिन देखिए आप बेसिकली जो आइटम बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आइटम बड़ा सेलेबल आइटम था, बट अब नहीं है। लास्ट 3 इयर्स में जितने कॉम्प्रोमाइजेज और जो बेसिकली चीज़ें आपके ऊपर आ चुकी हैं, जो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो ये लोग जाहिर है कि धोखा खाने की भी ना एक वो होती है। सही है कि आप अभी फौरी तौर पे मैं आपको बताऊं, ये जो आपने साद रफीक साहब की सुनवाई है ना, मुझे नहीं पता वो किस तकरीब में किस तकरीर कर रहे हैं। बाज़ बात तकरीब का भी एक माहौल या मौजू होता है, आपसे पहले वाले 2 मुकर्रर अगर एक तकरीर करके चले जाएं तो आपको कुछ इस नौयत की तकरीर करनी पड़ जाती है जिसमें आप उनकी बातों का जवाब दे रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता इनकी तकरीर का स्याको से बात क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि साद रफीक साहब मौजूदा सियासी हालात में किसी ट्विस्ट को देखते हुए या कोई किसी ख़ास पैराए में जो है वो ये तकरीर कर रहे हों कि आने वाले हालात के लिए कोई ग्राउंड बना रहे हो। मुझे ये नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। साद रफीक साहब देखें, एक तो हारे हुए हैं, एक उनका ये छाला ये उनके दिल में मौजूद है, दूसरा ये है कि वो तबीयतन भी थोड़े से इनकलाबी टाइप के आदमी हैं, वो भी उनका है, और माशाल्लाह के खिलाफ उन्होंने मशवरा दिया था 8 फरवरी 2024 के बाद उन्होंने मशवरा दिया था कि इलेक्शन रिजल्ट को तस्लीम, हाँ तो अब इलेक्शन रिजल्ट को तस्लीम कर लें 2024 के, हाँ लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सबसे पहले अपनी शिकस्त को भी तस्लीम किया था। उन्होंने कहा जी मेरे मुखालिफ उम्मीदवार को जीत मुबारक हो। और मुझे ये भी पता है ज़ाती तौर पर, मैं आपको मेरी खबर थी, मैंने उस वक्त दी भी थी कि साद रफीक साहब को जिन लोगों ने हुकूमत बना के सारे ये सेटअप बनाया, उन्होंने साद रफीक को ऑफ़र किया था कि आपको हम इस सेटअप में लेकर आते हैं, उन्होंने इनकार किया।
इनिशियली राना सनाउल्लाह ने भी इनकार किया, लेकिन बाद में राना सनाउल्लाह मान गए, लेकिन इन्होंने इनकार अपना बरकरार रखा। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए ये ऐसे अच्छा, आपको लगता है मैं अभी पिछले 4-5 दिनों में ये जिस सीट पर आप बैठे हुए ना, इसी कुर्सी के ऊपर एक नून लीग की शख्सियत बैठी हुई थी और वो इस वक्त वज़ीर आज़म के साथ उठते बैठते काबीना का हिस्सा है, और मैं ये साथ वाली ये सीट के ऊपर बैठा हुआ था, और यही मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि ये क्या चल रहा है ना लंदन में, क्या कौन सी हांडी में अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखें, आप तो भूल जाएंगे, इमरान खान के तो बस की बात नहीं है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया या बयानिया की जंग इमरान नवाज शरीफ से बड़ा कोई है ही नहीं, हाँ बेहतर है ही नहीं। तो मैंने उनसे आर्गूमेंट, पता है मैंने उनको आर्गूमेंट, मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी इस बात को, मैं कौन होता हूँ कि मैं आपको इस बात के ऊपर चैलेंज करूँ, आप हो सकता है कि वाकई आप ये दुरुस्त बात कर रहे हो, लेकिन मैंने उनको एक बात कही जिसका उनके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा देखें, इमरान खान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इस वजह से कामयाब है और हुआ है, 2-3 चीज़ें, एक तो वो जेल में, और वो जेल में है और वो नहीं रो रहा और क्या है मच्छर भी नहीं होता, फुलाना भी ना वो नहीं है। दूसरा, उनकी पार्टी के ऊपर ना बहुत कुछ हो रहा है, केसेस कैसे कैसे इमरान खान पे बने हैं, इद्दत से लेके तो फलां से लेके, यानी एक बंदा जिसके ऊपर ज़िंदगी में कभी कोई केस ना बना और फिर उसके बाद 300 केसेस बने हो, और उनकी पार्टी के फलां बंदे कैद में हैं, फलां कैद में हैं। तो ये सिर्फ अब बयानिया नहीं है ना, बयानिया के साथ बैक्ड बाय एक्शंस हैं जो उसके खिलाफ हो रहे हैं, और वो सह रहे। मियाँ साहब, आपके ख्याल में आप ये जो कह रहे हैं कि बयानिया लेकर आएंगे और बयानिया की जंग और फलाना, तो ये आप सह सकेंगे, ये कर सकेंगे, या सिर्फ बातें करने से? मियाँ साहब के बारे में वो मैं ख़त्म करते हैं बात को, वाइंड अप करते हैं। शौकत, हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना चला गया, और ये वो कमेटी चौक भी गवाह है। हो सकता है कि कुछ और फोटोग्राफर्स हो जिनकी मुख्तलिफ कहानी हो, चलें उन्होंने वो भी किया हो, लेकिन फिलहाल सफाइयाँ ना दें आप। जिनसे हमारा भी इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने तो हमें जो बातें बताई हैं वो सुन के कहानी, वो साद रफ़ीक साहब जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो कमेटी चौक की दुकान पर भी नहीं बिक रहा। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।